तिवारी कॉमर्स कोचिंग में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स का एक वीडियो बनाया था पार्ट 1। अभी हमारा दूसरा वीडियो है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स का पार्ट 2। इसमें हम कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स कितने प्रकार के होते हैं उसमें पहले वीडियो में हमने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बताया है, और इसमें बाकी हम जो प्रकार होते हैं, जो उसका क्लासिफिकेशन है, काइंड्स हैं, उसको हम बता रहे हैं। इसमें दूसरा प्रकार जो है वो कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स है, पूंजीगत एवं आयगत प्राप्तियाँ। हम किसको कहते हैं? कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। कैपिटल रिसीट्स मे बी सेट टू पेमेंट इनटू द बिजनेस और इंस्टीट्यूशन बाय इट्स शेयर होल्डर्स और ओनर्स। व्यापार में पूंजीगत प्राप्तियां या कैपिटल रिसीट्स किसको कहते हैं? अगर किसी अस्थायी संपत्ति या फिक्स्ड असेट्स को बेचा जाता है तो जो उसका सेल प्राइस होता है, जो सेल वैल्यू होता है, जो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, उसको हम पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। इसके अलावा व्यापार में जो कंपनी अगर है तो शेयर होल्डर्स हैं, और अगर अदर हैं तो उसमें जो उसके प्रोप्राइटर हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, लगाते हैं। तो इन सबको भी हम पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। पूंजीगत प्राप्ति जो है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड होती है, असेट से संबंधित होती है, लाइबिलिटी से संबंधित होती है। जैसे मान लीजिए कहीं से लोन लिया तो वो भी आपकी लाइबिलिटी रिसीट हुई, यानी कि ये पूंजीगत प्राप्ति माना जाएगा। इसी तरीके से असेट्स हमने बेचा तो जो बेचने से वैल्यू प्राप्त होगी उसको हम कैपिटल रिसीट्स मानेंगे। इसके बाद रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है कि जो बिजनेस है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो डेली रूटीन के वर्क हैं, उन वर्क के कारण जो प्राप्तियां होती हैं उनको हम रेवेन्यू रिसीट्स या प्राप्तियां कहते हैं। जैसे सेल ऑफ गुड्स है, सर्विसेज हैं, उनसे बेचने से जो रकम अमाउंट मिलेगा उसको हम रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं, पूंजी आयगत प्राप्ति बोलते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट है, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, बैंक में डिपॉजिट है, उसका इंटरेस्ट मिलता है। शेयर ट्रांसफ़र फीस होती है, वो मिलता है। कमीशन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो ये सब जो है आयगत प्राप्तियाँ होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या है? स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त होती हैं। और आयगत प्राप्तियाँ क्या है कि जो व्यापार के सामान्य कामकाज हैं, सामान्य कार्य हैं, उनसे प्राप्त होती है। इसके अलावा अगला जो इसके काइंड्स है कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। तो देखिए, प्रॉफिट और रिसीट्स, प्राप्तियों में क्या डिफरेंस होता है कि प्राप्तियां वो हैं कि जो इनका विक्रय मूल्य, जो रकम मिलता है, और प्रॉफिट क्या होता है या लॉस क्या होता है, ये जो विक्रय मूल्य और लागत का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है। तो मान लीजिए पूंजीगत लाभ क्या होगा, आयगत लाभ क्या होगा। तो कैपिटल प्रॉफिट क्या है कि व्हेन प्रॉफिट अराइजेज ए कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल प्रॉफिट। तो जो पूंजीगत लाभ है, कैपिटल प्रॉफिट अराइज आउट ऑफ द सेल ऑफ असेट्स अदर दैन इन्वेंट्रीज। जो असेट्स हैं, फिक्स्ड असेट्स हैं, इन्वेंट्री यानी स्टॉक के अलावा बाकी जो विक्रय से प्राप्त रकम होती है उसमें है, उसके कारण जो है हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। ये प्रॉफिट कब निकलेगा कि जब इसका प्राइस है, यानी कि जो सेल वैल्यू है वो उसकी बुक वैल्यू से जब अधिक होगी तो ये लाभ होगा। और इस लाभ को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन असेट सोल्ड फॉर 10,000 हुज बुक वैल्यू इज़ ₹8,000। अगर कोई संपत्ति 10,000 रुपये में बेची जाती है जिसका पुस्तक मूल्य यानी कि जो रिटन डाउन वैल्यू या जो किताबों में बैलेंस है वो 8,000 है, तो 10,000 रुपया तो जो मिला वो कैपिटल रिसीट्स हो जाएगा। लेकिन 10,000 और 8,000 का जो अंतर है, यानी 2,000 रुपया जो अधिक मिला, वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। इसके अलावा शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, उसके अलावा भी उस पर भी जो प्रीमियम रिसीव्ड होता है, यानी कि उनके जो फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट रिसीव्ड होता है, उसको भी हम कैपिटल प्रॉफिट के रूप में दिखाते हैं। तो ये इसके बाद है आयगत लाभ क्या है कि इनका रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है कि वो प्रॉफिट जो बिजनेस है उसके डेली रूटीन से जो मिलते हैं। इफ़ प्रॉफिट अराइजेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। सच प्रॉफिट इज ऑन सेल ऑफ गुड्स है, सर्विसेज पर है, डिस्काउंट मिला, इंटरेस्ट मिला, तो इसको हम क्या मानेंगे? रेवेन्यू प्रॉफिट मानेंगे। तो आयगत लाभ
क्या है कि यदि लाभ व्यापार के सामान्य क्रियाकलाप के दौरान प्राप्त होता है तो उसे हम आयगत लाभ कहते हैं। जैसे माल और सेवाओं का विक्रय करते हैं, ब्याज और छूट प्राप्त होना। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि कैपिटल प्रॉफिट आर जनरली कैपिटलाइज्ड एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यानी पूंजीगत लाभ जो सामान्यतः इनका पूंजीकरण किया जाता है या इनको हम कहाँ पर रखते हैं, प्रॉफिट लॉस में न ले जा करके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में रखते हैं, विच कैन बी यूज्ड काहे के लिए, सेटिंग ऑफ कैपिटल लॉस इन फ्यूचर, जो भविष्य में अगर कोई हानि होती है, पूंजीगत हानि होती है, तो उस हानि को ऐसे लाभों से हम पूरा करते हैं, कैपिटल रिजर्व से पूरा करते हैं। कैपिटल प्रॉफिट ऑफ स्मॉल अमाउंट, स्मॉल नेचर के जो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, जैसे मान लीजिए फर्नीचर बेचा, कोई एसेट्स बेची, उसमें अमाउंट का प्रॉफिट जो है थोड़ा बहुत कम है, तो ऐसे कमी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन जनरली जो है जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद जो है कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉसेस, पूंजीगत और आयगत हानियाँ क्या हैं। जैसे पूंजीगत लाभ होता है, आयगत लाभ होता है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उसके बुक वैल्यू से जब अधिक होता है तो प्रॉफिट हो जाता है, और इसके विपरीत अगर जाएंगे यानी कि सेल वैल्यू कम होगी बुक वैल्यू से तो कैपिटल लॉस होता है। तो कैपिटल लॉस में रिजल्ट फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स अदर दैन इन्वेंट्री, स्टॉक के अलावा, इन्वेंट्री के अलावा अगर कोई विक्रय होती है, असेट्स बेची जाती है और उसकी बुक वैल्यू ज़्यादा होती है, सेल वैल्यू कम होती है, तो उसको हम कैपिटल लॉस कहते हैं। तो ये कैपिटल लॉस, इसके अलावा क्या हो सकता है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, यानी पूंजी प्राप्त करने में जो डिस्काउंट दिए जाएंगे, जो शेयर के बारे में या डिबेंचर के बारे में जो डिस्काउंट दिए जाएंगे उसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल लॉस भी बोलते हैं। वैसे अब शेयर का इशू जो है डिस्काउंट पर नहीं होता है, लेकिन डिबेंचर का हो सकता है। तो लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू फायर और फ्लड आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल लॉस। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है, मान लीजिए आग लग गई, फायर इंसिडेंट हो गया या फ्लड आ गई, उसके कारण अगर एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का लॉस होता है तो उसको भी हम कैपिटल लॉस या पूंजीगत हानि कहते हैं। इन पूंजीगत हानियों को हम कहाँ से पूरा करते हैं, कैपिटल रिजर्व, यानी कि जो पूंजीगत लाभ हुआ है उससे रिजर्व पूरा करते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू लॉसेस, रेवेन्यू लॉसेस आयगत हानियाँ क्या हैं कि आर डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल लॉसेस। रेवेन्यू लॉसेस अराइजेस फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाई सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर कॉस्ट प्राइस। अगर ये सेलिंग प्राइस से यानी कि जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है तो उसको हम क्या मानेंगे, रेवेन्यू लॉस मानते हैं, आयगत हानि बोलते हैं। इसके अलावा जो है एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर कोई कंपनी मान लीजिए किसी संपत्ति को 8,000 में बेचती है जिसकी बुक वैल्यू 10,000 रुपये है, तो 2,000 कम पर में बेचती है, तो ये 2,000 रुपया कम जो है वो पूंजीगत हानि होगी, और विक्रय मूल्य जो इनको 8,000 मिलेगा वो पूंजीगत प्राप्ति हो गई। आयगत हानियाँ, यदि हानि व्यापार के सामान्य क्रियाकलापों के दौरान प्राप्त हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयगत हानि कहते हैं। जैसे माल और सेवाओं के विक्रय से हानि होती है, ब्याज का भुगतान करते हैं, छूट देना, ये सब जो है ये रेवेन्यू लॉसेस होते हैं। यानी कि जो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं उससे संबंधित जितना लॉस होगा उसको हम एक तरीके से रेवेन्यू लॉस कहते हैं। इसके अलावा जो है डेफर्ड एक्सपेंडिचर आता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी स्थगित आयगत व्यय। जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज्ड करते हैं तो ऐसे व्यय को स्थगित व्यय या डेफर्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी देखने में तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, लेकिन उसका प्रॉफिट या उसका गेन जो है वो इन फ्यूचर प्राप्त होता है, अगले कई सालों में प्राप्त होता है। तो जितने सालों में ये प्राप्त होगा उतने ही सालों के लिए इसका कैपिटलाइजेशन करते हैं, यानी कि इसको हम बैलेंस शीट में असेट साइड में तो उसके रूप में फिक्टिशियस असेट्स के रूप में लिखते हैं, और जब तक इनका प्रॉफिट मिलता रहता है तब तक इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, या इसको हम अमोर्टाइजेशन ऑफ डेफर्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड विच इज़ एप्लीकेबल आइदर होली और इन पार्ट टू फ्यूचर पीरियड्स, यानी कि ऐसे आयगत व्यय
जो भुगतान किए गए हैं एक साल में और उसका कोई कुछ अंश या पूरा अमाउंट अगर भविष्य के पीरियड से संबंधित है तो ऐसे व्यय को हम क्या कहेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो सर्टेन टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुज यूजफुलनेस यानी जो लाभदायकता है, डू नॉट एक्सपायर इन द ईयर ऑफ ऑकरेंस, जिस साल में ये व्यय किए जाते हैं उस साल में अगर इनका वो केवल प्रॉफिट नहीं मिलता बल्कि आगे तक प्रॉफिट मिलता है तो ऐसे व्यय को हम कैपिटलाइज्ड करते हैं यानी कि पूंजीकरण करते हैं। These expenditure are carried forward and written off in subsequent years. These type of expenditure are called deferred expenditure. तो ऐसे एक्सपेंडिचर यानी स्थगित व्यय किस प्रकार के होते हैं? इन व्ययों को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो 4 कैटेगरी क्या हैं, 4 तरह के व्यय क्या हैं कि ऐसे व्यय जो पूर्ण रूप से अग्रिम भुगतान कर दिए गए हैं परंतु उनके लिए कोई सेवा प्रदान नहीं की गई है, जैसे किराए का अग्रिम भुगतान करते हैं या मान लीजिए कोई रॉयल्टी पर लीज ली गई है लेकिन अभी वो काम शुरू नहीं हुआ है और एडवांस रॉयल्टी का पेमेंट हो गया है, या कभी कभी टेलीफोन लगाने का जो स्टैंडिंग वो व्यय होते हैं उनको भी इसमें शामिल करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि एक्सपेंडिचर टोटली पेड इन एडवांस वेयर नो सर्विस हैज़ बीन rendered, that is rent paid in advance, telephone rental showing of such amount is an assets of the balance sheet as prepaid expenditure, यानी प्रीपेड एक्सपेंडिचर के रूप में ऐसे व्ययों को दिखाते हैं जिनका हम पूरी तरह से एडवांस पेमेंट कर दिए हैं लेकिन अभी उसके लिए कोई सर्विस या सेवा नहीं दी गई है। तो ये पहली कैटेगरी हो जाती है। दूसरे कैटेगरी में क्या होते हैं कि एक्सपेंडिचर पार्टली पेड इन एडवांस where a portion of benefit has been derived within the period and the balance unused which is shown in the balance sheet as an assets। कह रहे हैं कि व्यय का भुगतान किए हैं उसका कुछ पार्ट इस साल में, जिस साल में भुगतान किया गया है उस साल में उसको यूज़ किया गया है, लाभ मिल रहा है, बाकी प्रॉफिट उसका अगले साल में होगा। तो ऐसे व्ययों को हम क्या कहते हैं, अनएक्सपायर्ड अमाउंट बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं और इनको हम बैलेंस शीट के असेट्स में लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम के, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है कि 1 साल के लिए पेमेंट किया जाता है, 12 महीने के लिए पेमेंट किया जाता है, लेकिन अगर वर्ष के बीच में कभी पेमेंट किया है तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर के एंड के बाद जो पीरियड रिलेटेड होगा उसको हम क्या कहेंगे, अनएक्सपायर्ड पीरियड का एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम है रेट्स यानी जो टैक्सेस पेड किए जाते हैं या स्पेशल एडवर्टीजमेंट विज्ञापन पर जो खर्चे किए जाते हैं, कभी कभी विज्ञापन पर अधिक खर्चे कर दिए जाते हैं, उनका प्रॉफिट करंट ईयर में तो होता ही है, अगले 2-3 साल में भी होता है। तो अगले 2-3 साल के लिए इन व्ययों को हम क्या करते हैं कि बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं। तो पहले काइंड्स में था कि वो पूरी तरीके से पेमेंट हुआ, दूसरे वाले में क्या है कि पार्टली इस समय के लिए है और पार्टली अगले सालों के लिए है। तीसरी कैटेगरी क्या है कि एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड विच फॉर एनी साउंड रीजन इज कंसिडर्ड एज एन एसेट्स सच एज इन केस ऑफ रबर एंड टी प्लांटेशंस, पेमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, रिसर्च कास्ट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो ये क्या है कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका उत्पादन, जिनका लाभ जो है कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद मिलता है, लेकिन उसके पहले ये व्यय करने पड़ते हैं। जैसे कि रबर का प्लांटेशन काम होता है, जो रबर के बागान होते हैं, गार्डन होते हैं, टी गार्डन होते हैं, उसमें शुरू में 3-4 साल इनके प्लांट लगाए जाते हैं और उसके बाद जो है बाकी बाद में जाकर के इनसे प्रोडक्शन उत्पादन होता है। तब तक ऐसे व्ययों को हम एक डेवलपमेंट एक्सपेंसेस के रूप में दिखाते हैं, यानी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड विच फॉर एनी साउंड रीजन इज कंसिडर्ड एज एन एसेट सच एज इन केस ऑफ रबर एंड टी प्लांटेशन है। पेमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, रिसर्च कास्ट है, कोई प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च किया जा रहा है, मार्केट रिसर्च किया जा रहा है, उस पर जितनी कास्ट होगी उसका प्रॉफिट जो है, खर्चे तो 1 साल में हो जाएंगे लेकिन प्रॉफिट उसका अगले कई सालों में मिलता है। तो ऐसे खर्चों को हम डेवलपमेंट एक्सपेंसेस के रूप में दिखाते हैं। कहाँ पर, जो फिक्टिशियस असेट्स है बैलेंस शीट के उसमें, या आजकल अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर आते हैं उसके अंतर्गत इसको लिखते हैं। इसी तरीके से जो डिवेंचर इशू किए गए हैं
5 साल 10 साल के लिए डिवेंचर इशू किए गए हैं, लेकिन उस पर डिस्काउंट जो दिया गया है वो डिस्काउंट अगले 5 साल या जो पीरियड है डिवेंचर का उसके दौरान राइट ऑफ किया जाता है। तो ये तीसरे काइंड का जो है डेफर्ड एक्सपेंडिचर होगा। इसके बाद चौथा काइंड क्या है कि अमाउंट रिप्रेजेंटिंग एबनॉर्मल लॉसेस सच एज हैवी लॉस ऑफ uninsured assets. It is shown on the asset side of the balance sheet as fictitious assets. मान लीजिए कोई इंसिडेंट होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, नेचुरल क्लाइमिटी हो जाती है जिसमें बाढ़ है या कोई भूकंप इस तरीके से संपत्तियों को नष्ट कर देती है, तो ऐसे नष्ट हुई संपत्तियों का जो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। वो लॉस जो है अगले कुछ सालों तक जो है ये फिक्टिशियस असेट्स के रूप में बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जब तक कि इनको राइट ऑफ न किया जाए। कहाँ से राइट ऑफ किया जाता है कि ये जो कैपिटल रिजर्व हैं फिक्स्ड असेट्स के कारण अगर हुआ है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व यानी पूंजीगत लाभों से उसको राइट ऑफ करते हैं, नहीं तो धीरे धीरे इसको एमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर जैसे डेप्रिसिएशन राइट ऑफ होता है उसी तरीके से अनअमोर्टाइज्ड इसको राइट ऑफ करते हैं। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।